जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों जीएस यानी कि दिल्ली पुलिस पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं दोस्तों रोजगार विद अंकित भाटी सर की। हम दोस्तों उनकी न्यू बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने दोस्तों पिछली क्लास में पॉलिटी के दोस्तों प्रश्न नंबर 140 तक के जो क्वेश्चंस थे वो दोस्तों हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। आज हम दोस्तों अपने प्रश्नों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 141 से लेकर 200 तक के प्रश्न दोस्तों उनका दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा ताकि आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के जो नोट्स बना सकें। साथ ही साथ दोस्तों आपको आज की जो क्लास रहेगी इसमें दोस्तों आपके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस रखे हैं, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 141 से लेकर 200 तक के प्रश्नों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिएगा भाई, अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो शब्द कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए स्टूडेंट भी दोस्तों इस सेशन से जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है सही समय पर आते रहें। तो चलिएगा दोस्तों, इस भारतीय राज्य व्यवस्था का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं और प्रश्न नंबर 141 से लेकर 200 तक के प्रश्नों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको आरडब्ल्यूए की ज़्यादातर दोस्तों सभी बुक्स के आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हैं, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा, प्रश्न नंबर 141 आपके सामने आता हुआ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर आ गया है आपका 141। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और जिस भी भाई के पास, बहन के पास यदि बुक नहीं है तो आप दोस्तों पीडीएफ हमसे ले सकते हो। पीडीएफ मैंने फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखा है। तो फाइल में जाकर आप लोग को आरडब्ल्यूए दिल्ली पुलिस बुक को सर्च करना है, आपको दोस्तों सभी क्लासों की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा। ये क्वेश्चन अभी आपके हाल ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24 नवंबर 2023 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। आर्टिकल 30 है, 33 है, 37 है या 39 है। तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि जो राज्य विशेष रूप से जो महिलाएं और पुरुष यानी कि इसमें आपके दोनों कैटेगरी के लोग आएंगे, मेल एंड फीमेल, इनके दोस्तों कार्य और दोस्तों उनके जो वेतन है वो दोस्तों इसमें निर्देशित किया गया है या दोस्तों सुनिश्चित किया गया है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 39 हमें दोस्तों महिला और पुरुष के कार्य और वेतन के बारे में बताता है। आपको दोस्तों हमेशा मैं आपको एक सरल लैंग्वेज बताऊंगा, सरल और सहज भाषा, जिससे आप दोस्तों चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सको। हमें दोस्तों किताबी भाषा से कोई लेना देना नहीं रहेगा, मैं आपको लैंग्वेज को सरल बनाने का प्रयास करूंगा। चलिएगा भाई, आर्टिकल 39 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसके बारे में देखो आपको दिया भी गया है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित प्रमुख नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार है। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान रूप से वितरण कर सकेगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलेगा। तो आपको केवल जो है सरल भाषा, आपको केवल इतना याद रखना है, यह आपको क्या दर्शाता है। तो आपको सर ये हमको आर्टिकल 39 बताता है। कौन सा बताता है? आर्टिकल 39। बस आपको इतना याद रखना है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य और समान वेतन। केवल 2 लाइन आपको याद रखनी है, आपका आर्टिकल 39 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग करके आइएगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो भाई वो है आपका आर्टिकल 39। अब देखो इसको भी देखो, वही आपका सेम है ना भाई। देखो लोगों में क्या है, लोगों में आपके देखो जब ये शब्द आता है ना लोगों, तो लोगों में आपके देखो क्या क्या आते हैं, महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, है ना। तो इनके दोस्तों कल्याण, भाई कल्याण कैसे होगा? भाई उनको कार्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वेतन मिलेगा। तो बस वही एक कल्याणकारी राज्य, समझ गए ना भाई। मैं आपको देखो सरल और सहज भाषा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य यानी कि रोजगार और वेतन, तो उनकी स्थापना के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? मैंने जस्ट अभी बताया कि महिलाओं को समान कार्य समान वेतन, आर्टिकल 39। तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना, आर्टिकल 39। ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अगला पॉइंट है हमारा आर्टिकल दोस्तों 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है आपका कि राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। अब देखो यहाँ से मैं आपको 4 आर्टिकल आपको दिखाई दे रहे होंगे। आर्टिकल 59, 69, 99 और 39। मैं आपको चारों याद अच्छे से करा दूंगा, बस आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहो मेरे साथ। मैं आपको ना सारी चीज़ें याद करा दूंगा क्लास में। देखो, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं मतलब राष्ट्रपति कार्यालय की बात करें तो राष्ट्रपति के अंडर में जितने भी कार्य होते हैं वो सारे राष्ट्रपति कार्यालय की दिशाएं होंगी। ये हमें आर्टिकल 59 बताता है। आर्टिकल यदि मैं 69 की बात करूँ तो उपराष्ट्रपति, देखो 59 फिर आपका 69, तो सबसे बड़ा कौन हो गया भाई? राष्ट्रपति, तो वो पहले आएगा, तो 59 भैया पहले आएगा। 59 के बाद दोस्तों देखो सबके इकाई अंक 9 है, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो 59 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 69 आएगा। यदि लास्ट में इकाई अंक 9 है तो 59 के बाद 69 आएगा। तो 69 पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद नीचे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, भाई प्रतिज्ञान का मतलब ही शपथ होता है, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाना, तो यह आर्टिकल 69 बताएगा। आर्टिकल 99 बोलें तो संसद के सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान या शपथ बोल सकते हो, यानी कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा शपथ, ठीक है ना। आर्टिकल 39 वही मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सम्मिलित है। अब मैं आपसे देखो, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप बोलोगे सर ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगा, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 9 और क्या बताता है दोस्तों? महिला और पुरुष के लिए समान कार्य और समान वेतन, ये भी हमें आर्टिकल 39 बताता है, ठीक है ना। अभी मैंने जो पिछला पॉइंट आपको बताया था आर्टिकल 39 वाला, ये कौन गया दोस्तों? ये प्रश्न नंबर कौन सा था? 141। ये इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 39, ठीक है ना। इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। चलिएगा आगे चलते, अपना अगला प्रश्न है हमारा 143। 143 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इसको ना, इस प्रश्न को आप लोग सभी लोग इसको ना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। अच्छा प्रश्न है ये, आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आएगा भाई, ठीक है, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की या यूपी कांस्टेबल की। तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वो है दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अब तक के सभी एग्जामों में ये आने वाला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं, देखिएगा 42वां संविधान संशोधन को समझ लीजिएगा एक बार आप लोग। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब देखो एग्जामिनर है भाई, आपकी कोई भी प्रश्न कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा, कॉपी में चाहो तो नोट्स बना सकते हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को भाग किस में रखा गया? भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51A में, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाग, आर्टिकल, अनुसूची जितनी भी हैं आपको सबको जरा रट के जाना भाई। भाग 4A में और अनुच्छेद 51A के तहत इसको जोड़ा गया है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4A बताना है। किस आर्टिकल में जोड़ा गया? तो आर्टिकल 51A बताना है। ऐसे आप बता सकते हो। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक वैसे ही पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बोल सकते हो सर सोवियत संघ से लिया गया है। हम सोवियत संघ बोलते किसको हैं? तो दोस्तों में रूस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सोवियत संघ, रूस को बोलते हैं। संयुक्त राज्य आपका अमेरिका होता है, यूनाइटेड स्टेट, और सोवियत संघ बोले तो ये आपका रूस होता है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग? यदि बात समझ में आ रही तो तुरंत लाइक का बटन प्रेस करो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 144। किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का मतलब जानते हो? टैक्स इनका भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। भाई आजकल तो जनता जितनी भी है अपने भारत में सब टैक्स भर रही है भाई, जीएसटी लगी हुई है हर चीज़ पे, वो भी तो टैक्स ही तो है भाई। अभी ये थोड़ी है कि टैक्स आपका वही है कि जिसके पास इनकम ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है। आपके टोल टैक्स हैं, आपके गाड़ी व्हीकल जा रहे हैं इनका टैक्स, भाई वही अकेला टैक्स थोड़ी है। हर एक इंसान दोस्तों टैक्स दे रहा है इस समय प्रेजेंट में, ठीक है ना। जीएसटी है 18% हो,
8% हो, कितनी भी हो, दे तो रहा है, आएगा तो टैक्स में ही। तो बस वही चीज़ है। तो मतलब करों का भुगतान करना भी नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य बन गया है। टैक्स भरो भाई। तो ये किस समिति किया जा रहा है? तो ये आपकी स्वर्ण सिंह समिति है भाई। क्या है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक कर देना है भाई। बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। चलिएगा, आइए यहाँ पे हम दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के बारे में जानें। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जिनमें से एक सिफारिश थी कि कर अदायगी भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। इनमें से दोस्तों ये एक ऐसी सिफारिश थी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़ें अपने अगले पॉइंट की ओर। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको दोस्तों मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो मुझे आप सजेशन दिया करो, जिससे मैं आगे की वीडियो में और भी दोस्तों अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के मन की बात तो जान सकूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों 145, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मतलब कौन सा एक है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भाई आप बताओ, भारत की जितनी भी मतलब यदि मैं बात करूँ पूरे भारत की, चाहे भारत के आपके ऐतिहासिक स्थल हों या दोस्तों आपके रामसर साइट्स हों, ठीक है, तो जितनी भी है भाई, भारत की जब संप्रभुता की यदि बात करते हैं ना, तो भारत की पूरा भारत आ जाता है उसमें। क्या आप उसकी एकता और अखंडता को नहीं बनाना चाहते हैं? क्या आप उसकी रक्षा नहीं करना चाहते हैं? भाई सब चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारा देश सुरक्षित रह सके, सभी लोग चाहते हैं ना। तो ये क्या है? ये एक आपका मौलिक कर्तव्य है। तो भाई ये हमसे तो यही क्वेश्चन ने बोला कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन ऑप्शन एक क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य है। तो ये तो मौलिक कर्तव्य है, तो ये तो गलत हो गया हमारा ऑप्शन। तो ये क्या है दोस्तों? ये तो मेरा मौलिक कर्तव्य है, हमसे पूछा है नहीं है, यानी कि गलत वाला बताना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, भाई सार्वजनिक संपत्ति की क्या रक्षा नहीं करोगे आप? क्या आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है? आप बोलोगे भैया मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ये तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत पालन करता है। तीसरा ऑप्शन है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। क्या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दोगे? देश की समग्र संस्कृति को समृद्ध विरासत का महत्व देना और संरक्षित करना। भाई ये भी आपका क्या है? एक मौलिक कर्तव्य। तो क्या नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आएगा आपका आंसर, जो कि आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं बनता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। आप दोस्तों इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आर्टिकल 43 बी हमसे कहता है कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? अभी पूछ रहा था मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब बोल रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य सबसे पहले किया गया है। तो चलिएगा इनके ऑप्शनों पर विचार करते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता अभी मैंने बताया, उसकी रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो भैया कौन सा है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। प्रश्न क्या किया था? मौलिक कर्तव्य सबसे पहले किया गया है तो आपकी वाकई ये भी, लेकिन जो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें दोस्तों आपके तिरंगे का जिक्र किया जाता है, हमारे आदर्शों का जिक्र किया जाता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जिक्र किया जाता है, राष्ट्रीय गान का जिक्र किया जाता है। तो संविधान का पालन करना दोस्तों जो सबसे पहला दोस्तों हमारा पॉइंट है, जो पहली लाइन दोस्तों जो लिखी गई है ना, वो है आपका कि हमें भारतीय संविधान का पालन करना है, अपने आदर्शों और उसके आदर्श और संस्थाओं को, साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ये सबसे पहले दोस्तों एक नागरिक का प्रथम दायित्व बनता है। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आप लोग खुद सोच समझ के भी इसका आंसर दे सकते थे, थोड़ा सा बस आपको माइंड थोड़ा सा गहरा लगाना था। चलिएगा यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। यहाँ पे आपकी सूची दी गई है, इनको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे आपके सारे आर्टिकल क्लियर होंगे। आर्टिकल आपके सामने दिया गया है, आर्टिकल 51A। इसके तहत भारतीय नागरिक के कर्तव्य आपके निम्नलिखित हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, पहला आपका दिया गया आर्टिकल 51A
संविधान का पालन करना। यही तो आपकी पहली लाइन थी, यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताइएगा कि भारतीय संविधान के जो पहला मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो कौन सा है। तो भैया यही तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, जिसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है। यही मेरी पहली लाइन वो है जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में सबसे पहले उल्लिखित किया गया। क्या? कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का आदर करना, सम्मान करना। तो बस यही पहला पॉइंट है। यदि आप दोस्तों हमारे द्वारा कही गई एक बात को अच्छे से सुन रहे हो तो आपको 100% में श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको वो चीज़ें याद भी हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न है हमारा 51B। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमारी सेकंड लाइन क्या लिखेगी थी 51A का बी, कि स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने वाले, उनका दोस्तों पालन करना। जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया और उन्होंने अपना हृदय में दोस्तों उसको बसा रखा है, तो उनका भी दोस्तों में पालन करना है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 51AC में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करना है तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। इसके बाद आर्टिकल 51AD में देश की रक्षा करना एवं आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। मतलब आवाहन का मतलब होता है कि कभी कभी दोस्तों देश पर आपातकालीन की स्थिति भी आ जाती है, तो देश के नागरिकों को भी दोस्तों बुलाया जाता है अपने देश को बचाने के लिए। तो उस एक विषम परिस्थिति में भी दोस्तों हमें तत्पर रहना चाहिए अपने देश और राष्ट्र की सेवा के लिए। जैसे भारत पाक का युद्ध हुआ, तो भाई आप लोगों ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने रील्स पे देखा होगा कि भाई पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा, यदि सेना कम पड़ रही है तो हम लड़ने जाएंगे, है ना। तो यही है, मतलब आवाहन किए जाने पर देश की राष्ट्र को समर्पित कर देना। अनुच्छेद 51A, भारत के समस्त नागरिकों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना रखना। मतलब समान भाईचारा, लेकिन जो कि आज की कंडीशन में अपने भारत में ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि देखने को मिले। भाई यदि ऐसा मिल जाए ना तो इतने क्राइम, इतने लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी ना हो। क्यों? क्योंकि भारत के नागरिकों में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एकता नहीं है, क्योंकि समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना उनके अंदर जागृत नहीं है। तो इसका निर्माण करें भाई, मतलब कहने का मतलब है कि भ्रातृत्व की भावना, सभी को भाईचारे की दृष्टि से देखें और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, लोगों को बताएं। और धर्म, भाषा और प्रदेश, धर्म, भाषा, प्रदेश और क्या है दोस्तों, वर्ग, इन पर आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। परे का मतलब होता है कि भेदभाव से दूर रहें। समझ रहे हो ना भाई। आजकल सबसे ज़्यादा क्या है, जाति पाति धर्म, इसको देखकर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो समाज में हिंसा फैली हुई है, इसका भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा फैली हुई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें धर्म, जाति, वर्ग आधारित इन सभी के भेदभाव से परे रहें, मतलब का दूर रहें। ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और ऐसी जो प्रथाएं यदि चल रही हैं जो दोस्तों स्त्रियों के खिलाफ हैं या उनके विरुद्ध हैं, उनके सम्मान के विरुद्ध हैं, तो दोस्तों ऐसी प्रथाओं को बंद कर देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही है। लेकिन दोस्तों समाज में ये कंडीशन यदि अपना ली गई ना तो देश दोस्तों बहुत आगे तक जाएगा। अगला है 51AF, हमें अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना एवं उसका परिरक्षण करना। अनुच्छेद 51AG में ये अच्छा पॉइंट है दोस्तों। आप लोगों के पढ़ाई के साथ साथ एक बोलें तो एक सामाजिक ज्ञान भी दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। दोस्तों आजकल जो वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, ऐसा ना करें। यदि आप वन काट भी रहे हो, यदि आपने एक पेड़ काटते भी तो आप 100 पेड़ वहाँ पे लगाने भी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण की आपको रक्षा करनी चाहिए तथा उनका संवर्धन करना चाहिए। व प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वो जीव हो या कोई जंतु हो या कोई प्राणी हो, तो उसके भी प्रति दोस्तों दया का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। ये देखो भारतीय संविधान में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वही है कि इसका कोई पालन नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। आर्टिकल 51AH में क्या बोला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। आर्टिकल 51AI, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। मैंने अभी बताया भी था कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। भाई हिंसा से परे रहें, हिंसा से दूर रहें।
51 ए जे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़े और प्रगति की उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को छू सके। आर्टिकल 51 ए के में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ना याद रख लेना। 51 ए के में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा आता है कि जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशों की, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो वो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जब टैक्स की बात की गई थी तो उसने दोस्तों स्वीकार नहीं किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। समिति कौन सी थी हमारी? स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह जो समिति है ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछ आता रहता है यहाँ से प्रश्न, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। वर्ष 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अब ये पॉइंट आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन के तैयार हो गया। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताएगा कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1976 में। 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में एक पॉइंट बना के नोट कर लो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना और भारत के प्रति नागरिकों का कर्तव्य होगा? मैंने अभी बताया था 51 ए एच, ऑप्शन नंबर ए, 51 ए एच। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? ये प्रश्न दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी इसका मैंने जिक्र किया था। अब इस प्रश्न का आंसर सिर्फ आप लोग ही देंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को मैंने बताया था। सेम टू मैं बोले तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था कि मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब मैं आपसे बोलूँ मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? अभी मैंने बताया था ना कि पूछ सकता है ना एग्जामिनर, तो बताओ आप लोग कितने जोड़े गए थे? तो आप लोग कितना जवाब दोगे कि भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद करके चलना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 150। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए 1976 में, क्योंकि 1976 में क्या हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन? भाई रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको सर कैसे समझिए आपने रिपीटेड? मैंने अभी बताया कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था 1976 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। भाई स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1976 में किया था। तो वही तो प्रश्न पूछा है, बस ऊपर से लैंग्वेज क्वेश्चन की बदल रहा है। लैंग्वेज बदल रहा है लेकिन उसका अर्थ दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि एग्जामिनर आपसे रिपीट तो करेगा क्वेश्चन, लेकिन ऊपर से लैंग्वेज बदलेगा। समझ रहे हो ना? लेकिन लैंग्वेज से आपको नहीं घबराना है, बस आपको क्वेश्चन के भाव को समझना है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है, रिपीटेड क्वेश्चन था। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सरकार में मौलिक कर्तव्य की सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। ये तो मैंने आपको अभी बताया था 1976 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भाई मौलिक कर्तव्य, अभी मैंने कितने मौलिक कर्तव्य बताए? ए से लेकर जे तक के मौलिक कर्तव्य बता रखे, 51 ए, 51 ए बी, 51 ए सी, सारे बता रखे हैं ना। तो बस वो 51 ए में ही तो है, 51 ए में आपके सभी मौलिक कर्तव्य हैं। मतलब मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 ए। इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लो। मैंने अभी तक आपको जितने भी, अभी तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? अभी मैं आपको सारे आर्टिकल 51 ए के ही बारे में तो बता रहा था। वो क्या बता रहा था? वो मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बता रहा था। तो वही प्रश्न फिर से आ गया, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 51 ए में किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं भाई? मैंने अभी आपको बताया कि 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 4 ए में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो भाई क्या बोलोगे? एक अनुच्छेद शामिल है। कितने अनुच्छेद हैं भाई? अनुच्छेद 1 शामिल है, ठीक है ना। तो एक अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? तो वही जोड़ा गया था हमारा आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए को इसमें जोड़ा गया था। तो कितने हैं दोस्तों? आपको सर एक अनुच्छेद शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, जिसके अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है। अच्छा प्रश्न था ये भी।
अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। भाई देखो, अब आपका ना यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं, ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से समझा रखी हैं। तो इनके आंसर तो आप लोग पहले से ही कर रहे होगे। कैसे? क्योंकि भाई ये भारतीय संविधान की वो लाइन है जिसको मौलिक कर्तव्य में पहले लिखा गया है। तो भैया जब पहले ही लिखा गया है तो पहले कौन सा आएगा? 51A आएगा। तो भाई सबसे पहले ए आता है ना, तो बस ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 51A, बस इसको ध्यान रखना है। और सबसे पहली लाइन ही आपकी यही है मौलिक कर्तव्य की, कि दोस्तों भारतीय संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करें। बात समझ में आ गई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। और इसका तो आंसर सबने बिल्कुल सही दिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब हमको दोस्तों क्या बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो दोस्तों बिल्कुल सही है। पहला दोस्तों आपके सामने दिया गया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की। भाई बिल्कुल सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक अधिकार। भाई देखो, बढ़ावा देने की जब बात आती है ना, तो वो दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं होता है। तो क्या होगा दोस्तों? केवल ए सही है, केवल ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों कथन भी गलत है, क्योंकि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत शामिल आता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब तो भैया आयरलैंड वाला राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत तो कोई भूल ही नहीं सकता है। जब से संविधान चालू किया मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो पॉइंट आ जाते हैं तो इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ और वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव किया था? दोस्तों इन्होंने प्रारंभ में दोस्तों 8, कितने किए थे दोस्तों? 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। परंतु अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने 10 बताए थे। अब यदि क्वेश्चन आ गया अब सर यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, नहीं तो आप कहोगे सर यहाँ पे 10 नहीं होंगे, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन बोले कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुल मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, ये जो शब्द आ रहा है ना सुझाव दिया था, तो आपको 8 ही बताना है। आप कहोगे सर अभी तो आप 10 बता रहे थे, तो 10 क्यों बता रहा था आप जानो। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने प्रारंभ में संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन जब आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा आया तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब आपको याद कैसे रखोगे सर? आप कहोगे हमें तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई कि एग्जाम में क्या लगाएं, 8 लगाएं या 10 लगाएं। तो ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यदि क्वेश्चन पूछता है कि बताएगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो आपको दोस्तों बताना है 10। ये 10 आपको कब बताना है ये भी याद रखना है ना। तो 10 आपको ये तब बताना है जब आपसे बोले 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है ना, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, तब आपको 10 बताना है। यदि आपसे केवल यही पूछे कि स्वर्ण सिंह समिति ने किल मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, तो ये इसने 8 जोड़े हैं। ये किसने जोड़े हैं? आपको सर ये स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़े हैं। अब आपका यहाँ से डाउट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। जब स्वर्ण सिंह समिति के मौलिक कर्तव्य पूछे तो उनके 8 बताना है, और जब 42वें संविधान संशोधन के मौलिक कर्तव्य बोले तो आपको 10 बताना है। बात समझ में आ गई? 8 आपको कहाँ पर बताना है और 10 आपको कहाँ पर बताना है। आपके मैंने दोनों डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, अब एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है ना भाई, समझ गए? चलिएगा, तो बस वही लाइन यहाँ पे है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने प्रारंभ में संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बात समझ में आ गई? ये था स्वर्ण सिंह समिति का 8, ये हो गया 42वां संविधान संशोधन का 10। क्लियर? अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो भाई वही आ गया ना मौलिक कर्तव्य को, तो भाई भारतीय स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था मौलिक कर्तव्य। अब देखो क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो आप कहोगे सर इनके द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यहीं पे 42वां संविधान संशोधन बोल देता तो आपको 10 बताने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे? तो वो है हमारा 51A ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर 51A में। ये तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं
11वां मौलिक कर्तव्य रिक्त स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा है? 84, 86, 87, 88। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 86वां, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य ये आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है? तो मैंने आपको बताया था, ये आपका रिपीटेड है ना, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 51A(d). आर्टिकल 51A(d) यानी बोले तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? निर्वाह और मजदूरी को सुरक्षित करना। तो दोस्तों देखो, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष, महान आदर्शों का पालन करना, ये भी है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये भी है। जब 3 है तो चौथा नहीं होगा भाई। निर्वाह मजदूरी को सुरक्षित करना, ये आपका दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी वेतन आदि के प्रावधान से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 161। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना और भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो भाई वो है आपका 51A(g). उसका स्क्रीनशॉट लेना भाई, क्लास को थोड़ा बैक करके, जो मैंने आपको सारे आर्टिकल 51A से लेकर आपको 51J तक मैंने कराई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना एवं जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना ये भारत के प्रति नागरिक का कर्तव्य होगा? तो ऑप्शन आपके सामने देते हैं भाई। ऑप्शन ये रहे 51A(g). अभी मैंने बताया था ना भाई, प्राणियों के प्रति। देखो सारे क्वेश्चन ना अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। जब रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं ना, तो अब ये आप समझ लो, अब आप लोग ना सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल राइट दे सकते हो। 51A(g) बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भैया ये तो मैंने भारतीय संविधान में पहले ही बता रखा है, बिल्कुल सही है। भाग 2 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, क्या ये सही है? भाई गलत है, गलत। थर्ड में मौलिक अधिकार हैं और वी थर्ड, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों? 5, 6, 7, 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग 4A ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो वो दोस्तों हमारा कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 61। ये इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 61। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भाई इस प्रश्न को आपके एग्ज़ाम के लिए। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है। आर्टिकल 61 है किससे संबंधित? तो दोस्तों आर्टिकल 61 जो है ये आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जारी करता है। महाभियोग का अर्थ क्या होता है आइए जानते हैं। दोस्तों महाभियोग का अर्थ होता है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया? अमेरिका। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप कहोगे सर ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 दोस्तों ये संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी इनके अधिकारों को निरूपित करता है। अनुच्छेद 73 ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के बारे में बताता है। आर्टिकल 78 ये राष्ट्रपति को सूचना देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल 78 बताता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो वो है आपके 12 सदस्य। भाई देखो राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में? तो आपको सर इनके 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा साहित्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में वर्णित है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 250 होती है, और परंतु वर्तमान में यह अब कितनी है? अब 245 है, लेकिन 250 तो हो सकती है, लेकिन परंतु वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में वर्तमान में दोस्तों 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने? 233। यहाँ तक की बात समझ में आ गई।
आगे चलते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ से दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो आपको सर वो है आपकी 31। महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा सदस्य। देखो यहाँ पर बात हो रही है राज्यसभा सदस्यों की, ठीक है ना। तमिलनाडु में 18 सीट हैं, पश्चिम बंगाल में 16 सीट हैं। ये आपके वो राज्य हैं जो दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 31 बताना है। ये 31 कहाँ के हैं दोस्तों, ये आपके यूपी के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 166। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह उल्लेखित करता है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और संवित के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। तो यह आपका आर्टिकल 87(1), ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। आर्टिकल 87(1). आर्टिकल 87(1) जो है ये लोकसभा के प्रति आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और संसद को अपने आह्वान का कारण भी बताएगा। आर्टिकल 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है, यानी कौन सा अनुच्छेद है। तो वह है आपका दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बताता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 79 में संसद का गठन, संसद के 3 अंग निर्धारित किए जाते हैं जिसमें आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित होता है। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें रिक्त स्थान के सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदन इसमें दोस्तों सम्मिलित किए जाते हैं। आर्टिकल 63 ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 63 ये उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान बताता है। आर्टिकल 66(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम न्यूनतम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भाई ये तो सभी लोग जानते हो 5 वर्ष, ये तो हर कोई कर देगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल और पद ग्रहण के करने की तिथि और 5 वर्ष तक होगा। ये क्या बताता है, आर्टिकल 56। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना। भाई देखो राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देगा वो किसे देगा, प्रधानमंत्री को नहीं, उपराष्ट्रपति को देगा, अपने से नीचे वाले को। और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये राष्ट्रपति के बाकी प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष। इसका आपको 5 वर्ष नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका लोकसभा का 5 और राज्यसभा का 6। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग यानी कि CAG महालेखा परीक्षक, इनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या बोल सकते हैं कि 65 वर्ष की आयु जो पहले होगा उसके अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 170। वर्ष 1987 और 1992, 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिएगा आपसे समयावधि भी पूछी जा सकती है भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की। तो ऑप्शन आपके सामने है, फखरुद्दीन अली अहमद, R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और ज्ञानी जेल सिंह। तो किसको लगाएंगे भाई, R वेंकटरमण को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके कुछ राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल दिए गए हैं। ये वो राष्ट्रपति हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस पर दोस्तों आप लोग स्टार बना के नोट कर लेना।
आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसको एक नज़र से पढ़ लेना। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 1976 से 1977 रहा है। ज्ञानी जेल सिंह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको 2 स्टार लगा लो, 1982 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका 1992 से 1997 इनका कार्यकाल रहा है। तो ये वो हैं दोस्तों आपके 3 शख्स ऐसे राष्ट्रपति जिनका दोस्तों एग्जाम में जिक्र किया जा सकता है। यहाँ पे जो एक पॉइंट नोट करके दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब तक दोस्तों 2 राष्ट्रपति हैं। एक तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, एवं फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका अपना कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। यानी कि दोस्तों ये वो 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं, ये दोस्तों कार्यकाल में रहते हुए दोस्तों इनका निधन हुआ है। क्लियर? ऐसा भी क्वेश्चन बोले तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, और दोनों मुस्लिम हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 54, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है। नोट, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को। 172 प्रश्न नंबर है, राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो वह है आपका आर्टिकल 254। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। एक बार ना सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना भाई, ठीक है ना, सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि बातें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना भाई। और आप लोगों में से काफ़ी लोग नए भी होंगे जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई। सभी लोग सपोर्ट करेंगे भाई, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा। आर्टिकल 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू, भाई करारों यहाँ पे गलत पॉइंट है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कर होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सुधार कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय करों होगा यहाँ पे, ठीक है ना, करों यानी कि टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय करों को लागू करने का विधान, ये आर्टिकल 253 बताता है। आर्टिकल 250, यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है वो दोस्तों संसद की शक्ति होती है। आर्टिकल 259, पहले अनुसूची के भाग बी राज्यों में सशस्त्र बल निरस्त, यह आपका आर्टिकल 259 बताता है। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख रिक्त स्थान के भीतर संसद के दोनों सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो यह 173 इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन है आपके 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 2 महीने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने दिया गया है 2 महीने, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है अगर 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करते हैं, तो यह घोषणा दोस्तों 6 महीने के लिए बढ़ जाती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि दोस्तों 3 वर्ष हो सकती है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए रखता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं जो ये किस भाग में है, तो भाग 18 में है। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से आ गए। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 है। ये 3 आर्टिकल आपके लिए रामबाण होंगे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है ना भाई। तो इनको दोस्तों अच्छे से नोट कर लो या तो फिर इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है ना भाई। चलिएगा आगे चलते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 174, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? मतलब गलत है, जैसे कि प्रविलंबन का अर्थ है इस सजा के प्रकृति को बदलना और उसके समय अवधि को कम करना। क्षमा, यह सजा और दोषी सिद्ध दोनों को हटा देती है। राहत, यह उस राजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई होती है। रूपांतरण, यह सजा के एक रूप को हल्के के रूप में बदलने का दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा है, तो वो आपका गलत मिलान है, ऑप्शन नंबर ए प्रविलंबन। इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रविलंबन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना। मतलब ना तो वो आपको क्षमा करेगा, वो कुछ दिनों के लिए इसको टाल देगा। ये कब टाला जाता है, तो ये फांसी के संदर्भ में, क्योंकि फांसी को दोस्तों टाल दिया जाता है, यानी कि उसकी डेट बढ़ा दी जाती है। परिहार, परिहार क्या है दोस्तों, ये सजा की मात्रा को कम करना। ये दोस्तों उसकी लैंग्वेज है परिहार। परिहार यदि होता है तो समझ लो सजा की मात्रा को
कम कर दिया गया है। लघुकरण दोस्तों क्या होता है, ये सज़ा की प्रकृति को बदल देता है कि सज़ा किस टाइप की देनी है तो उसकी प्रकृति को ये बदल देता है। विराम, विराम का मतलब होता है कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है पूरी तरीके से उसको माफ़ कर देना। क्षमा का मतलब तो जानते हो भाई, सॉरी। अगला प्रश्न है 175, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों वह है आपके 20। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि 20 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। आगे चलते हुए अगला पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने हेतु संबंधित शर्तें। पहला पॉइंट देखो, यदि आप भारत के उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपके लिए कुछ अर्हताएं जरूरी हैं। जैसे कि पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की वह अपनी आयु को पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो और वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है। भाई इस प्रश्न को तो ना कोई गलत ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इतना प्रश्न आसान ही है। क्षमादान, क्षमादान का मतलब यदि किसी को फांसी की सज़ा मिल रही है तो वो पावर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति चाहेगा तो उसकी फांसी को रोक सकता है। तो ये दोस्तों किसकी शक्ति, किसके पास ये शक्ति निहित है? तो क्षमादान देने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक कर देना, ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी में है ना राष्ट्रपति, बस इसी को टिक कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के द्वारा यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सजा को क्षमा कर सकता है। संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य या न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को और मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को भी क्षमा दान दे सकती है। भले ही दोस्तों फांसी की सज़ा सुनिश्चित कर दी गई हो, लेकिन राष्ट्रपति चाहेगा तो उसकी फांसी को माफ़ कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण, इस प्रकार की दोस्तों इनकी शक्तियाँ हैं। अगला है कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों जो चुनाव की जो विधि है ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जो आपके राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनावों की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ देश और वहाँ से जो जो प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों आयरलैंड की। तो आयरलैंड का दोस्तों एक प्रावधान है जो कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसको ना स्टार बना के नोट कर लेना। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे भाई। कनाडा, कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा से प्रावधान है कि राज्यपाल की नियुक्ति करना। राज्यपाल की नियुक्ति करना किस देश के संविधान से लिया है? तो कनाडा के। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन। अमेरिका से हमारा मूल अधिकार लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को ग्रहण करना, ये अमेरिका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई, तो आपका आंसर होगा भाई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन रिक्त स्थान किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा किया जाता है आकस्मिकता निधि का संचालन? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया है। इसका संचालन राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति और आर्थिक संकट के समय करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किसमें दायर की जाती है? भारत की सीमा के भीतर कोई भी न्यायालय, केवल दिल्ली उच्च न्यायालय या केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका जो सही आंसर होगा केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला भी अंतिम होता है। क्षमादान देने और सज़ा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की जो शक्ति है वो मैंने अभी बताई थी, वो केवल और केवल भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है। सभी को पता होगा। यदि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं ना भाई, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो कि आसान से प्रश्नों को गलत करके, सब लोग सही करके आओगे।
बस एक बार ना इन क्लासों को अच्छे से करके जाइएगा। जिसके भी पास बुक है, यदि आपका बुक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो भाई बुक के सॉल्यूशन के वीडियोस देखो, 2 गुनी 3 गुनी स्पीड में देख लो वीडियो। मैं कह रहा हूँ 15-20 दिन नहीं हो पाएंगे, आपकी पूरी बुक रीड अच्छे से हो जाएगी केवल वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को देखो और उसको समझो, इससे आपकी पूरी बुक कंप्लीट होगी भाई। इसीलिए तो बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नहीं तो बुक का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप चाहो तो इसको घर पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि मन ही नहीं लग पाता कि भाई पूरी बुक को कैसे रीड करें। जिसको भी पूरी बुक रीड करना है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको जीके जीएस की सारी बुकों को अच्छे से रीड करके आपको अच्छे से चीज़ें कवर करा दूंगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी भाई, बहुत हेल्प। एक बार करके देखो क्लास को कंटिन्यू। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं। जैसे आपके संघीय विधि के द्वारा विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड या दंड का स्वरूप ही मृत्यु दंड हो, जैसे कि फांसी की सजा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये आपके अध्यादेश बनाने की शक्ति इसमें निहित है। ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को निरूपित करता है। आगे चलते हुए अपने अगले पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल और अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आपके यूएसए के संविधान से लिया गया, बोल सकते हैं अमेरिका के संविधान से। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद संविधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है संसद में कोरम, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, विधान परिषदों के उन्मूलन और निर्माण या राष्ट्रपति के चुनाव। तो इसका सही जवाब है वो आपका राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनावों में संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे। तो वो पहले दोस्तों बिहार राज्य के राज्यपाल थे। ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। भारत के 14वें राष्ट्रपति, तो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो वो आपके रामनाथ कोविंद थे। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। ये पूर्व बिहार राज्य के राज्यपाल थे। इन्होंने वर्ष 2019 में गिनी गणराज्य के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। संविधान सभा द्वारा कितने प्रकार की आपातकाल की परिकल्पनाएं की गई हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी 3 आपातकालीन स्थितियां हैं। तो भाग 18 के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकाल 3 शक्तियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन लगना और 356। ये कितने साल के लिए लगता है, ये 3 वर्ष के लिए लगता है, इसको भी याद रख लेना है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, 52, 56, 60। तो 52, 4, 56 और 56, 4, 60, सभी में क्या हो रहा है +4, सभी में क्या हो रहा है +4। एक याद कर लो 352, तीनों आपातकाल की आपको डेट याद हो जाएंगी। तीनों आपातकाल का आर्टिकल याद हो जाएगा आपको। 352, 4, 56, 56, 4, 60, 352, 56, 60 हो गया याद। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के 2 सदनों को प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। तो वो है दोस्तों आपका 2 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वित्तीय आपात उद्घोषणा को भी संसद द्वारा अनुमोदित कराना अनिवार्य है। भारत में वित्तीय आपातकाल के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। तो वो हैं आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। यहाँ पे आपके कुछ सदस्य हैं और दोस्तों धारित विभाग, जैसे कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले में भी विभाग में धारित रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ये भैया गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, और डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 112, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक विवरण का वर्णन किया गया है। बजट केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। बजट कहाँ पर प्रस्तावित किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कहोगे केवल लोकसभा में। देश में अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो श्रेय है वो मोरारजी देसाई के नाम जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो वो है दोस्तों आपका 1966, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 और राज्य पुनर्गठन आयोग की पूर्व सिफारिशों के अनुसार पारित होने के साथ हरियाणा वर्ष 1966 में पंजाब से अलग होकर भारत का 17वां राज्य बन गया था। यहाँ पे आपके राज्य हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, इनके गठन है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 190। भारत के संविधान के किस भाग में संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपका भाग 5। कौन सा भाई? भाग 5 है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 191। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समष्टि किस विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो वो है आपका आर्टिकल 249, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति आर्टिकल 249 में निहित है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 123 संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अभी बताया था। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू किया जाता है, आर्टिकल 354 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न 192। संसद के द्वि सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह संयुक्त बैठक अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? तो वो है आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में दोस्तों नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश करना या दोस्तों उनकी स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा 194। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार 1 वर्ष का केंद्रीय यूनियन उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो वो है दोस्तों आपका बजट। भाई उसका आपका बजट है। भाई सुनने में ही प्रश्न का आंसर आपका आ गया होगा, बजट। अनुच्छेद 112 प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री अथवा उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य मंत्री देश के आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाई बजट की क्वीन कौन है? भाई वही निर्मला सीतारमण, बजट क्वीन। बजट केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला है दोस्तों वित्त विधेयक केवल रिक्त स्थान में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वो आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है? भाई लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक का संबंध आर्टिकल 110, इसको ना इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 किसके लिए भाई? आपका आंसर होगा भाई धन विधेयक के लिए। आर्टिकल 110(3) धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था? वो है आपका लेम डक, ऑप्शन नंबर बी लेम डक। लुंज पुंज सत्र
लेम डक का अर्थ क्या होता है? लेम डक सेशन यानी कि लुंज पुंज सत्र नई लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र से है। लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सकते हैं उन्हें लुंज पुंज कहा जाता है। देखो अब की बात आपको बता दूं कि प्रश्नकाल और शून्यकाल, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है। आज से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। संसदीय बैठक के पहले घंटे का प्रश्नकाल, यानी कहने का मतलब जो पहला घंटा होगा वो आपका प्रश्नकाल होगा। और शून्यकाल दोस्तों ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद। अब जो प्रश्नकाल के बाद जाएगा वो प्रश्नकाल के बाद जो काल लगेगा वो आपका शून्यकाल होगा। सबसे पहले प्रश्न आएगा और प्रश्न के बाद आपका शून्य आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और यह तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यावली शुरू नहीं हो जाती है। शून्यकाल क्या होता है? तो शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाता है। कब से शुरू होता है शून्यकाल? दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। अगला प्रश्न है हमारा 197। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यह शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 108 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रथम संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 1961 में किया गया था। इस बैठक आयोजन में दहेज निषेध विधेयक 1958 को लेकर किया गया था। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका निर्धारित करता है। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना किया जाना। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 126। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त यानी कि खाली होता है तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तब उस पद के कर्तव्य का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसे एक न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा। अगला प्रश्न है 198। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो दोस्तों वह आपकी तीन प्रकार की निधि प्रदान करता है। भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की तीन इस तरह की निधियां प्रदान करता है जिसे पहले कहते हैं संचित निधि। संचित निधि इसका प्रावधान अनुच्छेद 261 में है। सार्वजनिक खाता अनुच्छेद 266(2) में है। आकस्मिक निधि ये अनुच्छेद 267 में है। ये तीनों पॉइंट 66 67, ठीक है, 66(1), 66(2) और 67। आकस्मिकता निधि, सार्वजनिक खाता निधि और संचित निधि, ये तीन प्रकार की निधि संचित करता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति, संसद और ऑप्शन है आपके केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संसद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद अपनी क्लास को मैं ओवर करता हूं और लगभग 1 घंटे की क्लास में जो आप लोगों ने सहयोग किया इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के संविधान का 17वां भाग, भारतीय के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 43 से कहाँ तक की आधिकारिक भाषा से संबंधित है? देखो भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी। हिंदी क्या है दोस्तों? हमारी राजभाषा है। और आर्टिकल 343 से 351, ये तो भाई बहुत आसान है, ये तो सबको पता होगा भाई। आर्टिकल 343 से आधिकारिक भाषा बोल दे तो तुरंत 351 तक चले जाना, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 43 से 351 में यही वर्णित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है या आधिकारिक भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। अब इसको एक बार इसके ब्रैकेट को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। 344, अब मैं आपको 343 से 351 तक के बता रहा हूँ। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हिंदी के बारे में है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा के तौर पर घोषित किया गया। और हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी
मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्लियर? तो दोस्तों हमारे 200 तक के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और अगली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम आप लोगों से प्रश्न नंबर 201 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है ना भाई? तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे। तो हमारे 200 तक के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 141 से लेकर 200 तक के प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपको कंप्लीट पेज बुक का पूरी पीडीएफ का कंप्लीट पेज बाय पेज सॉल्यूशन करा देंगे। क्लियर? तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी क्लास में जुड़े इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और काफ़ी लोग दोस्तों चैनल पर नए आते रहते हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल से जुड़े हो तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा भाई। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है, बस एक मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेहतर कर सकूं। और इस मोटिवेशन से ही दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं। आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो भाई बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो तो भाई मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो ठीक है ना भाई? तो एक अपने परिवार की भांति समझकर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। और हमारी यूट्यूब फैमिली लगभग 30,000 लोगों का एक परिवार बनने जा रही है, जिसमें लगभग 29,600 लोग शामिल हो चुके हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 400 लोगों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द 30 के फैमिली तक पहुंचाने में हमारी हेल्प ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए हेल्प करते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिएगा भाई, क्लास से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।